योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर दावा है कि कानून व्यवस्था के मामले में लॉ एंड ऑर्डर टॉप लेवल का सबसे बेहतर कानून यूपी के चल रहा व्यवस्था है। सबसे टॉप लेवल पर है, तो आखिर में आए दिन बहु बेटियों के साथ बलात्कार क्यों? आपका समाजवादी पार्टी में कैसे आगमन हुआ? राजनीति करते करते सत्ता में भी, सत्ता में आने के बाद मंत्री भी बन गए, सांसद भी बन गए। वो तो आप देखेंगे, जानते हैं आप। आरक्षण के नाम पे तो सभा की जाती थी, निषाद के नेता किए हैं। ये हमारे समाज को, भोले भाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया जाता है। मतलब बालू मोरंग में पैसा खूब है, साल भर में करोड़पति बन जाएंगे। क्यों नहीं बनेंगे? मायावती के शासनकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? इस मामले में कम से कम मैं इस चीज को तो मानता हूं कि बहन जी के सरकार में अधिकारियों पर अंकुश रहता है। यूजीसी कानून अगर इस वक्त बनाया जा रहा है तो यूजीसी कानून को लेकर के शंखलाल मांझी किस नजर से देख रहे हैं? जो मादा रखता है सरकार को उखाड़ फेंकने की, उसको दिशा भ्रमित करने के लिए यूजीसी कानून लाया गया है। हमारे लड़ने की बात नहीं, आपके लड़ने की बात कर रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं जी। बच्चा दूध तब तक नहीं पाता है जब तक वो रोता नहीं है। वो अपने समाज के लिए लड़े और हमारे नेता ने हमको दे दिया तो माँ ने दूध पिला दिया। मतलब सवाल पर वाकई में आपने राजनीति खेल दिया मेरे साथ। नहीं, जवाब में राजनीति खेल दिया मंत्री जी। मैं गलत कर रहा हूँ तो बोल नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अब मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। नहीं। नमस्कार, मैं अकरम हाशमी। आप देख सकते हैं एक बार फिर से पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। और हर बार जब भी पॉडकास्ट के माध्यम से हाजिर होते हैं तो नए नए शख्स के साथ हाजिर होते हैं। जो शख्स हाजिर होते हैं वो कहीं ना कहीं शख्स ही नहीं बल्कि शख्सियत होते हैं। जो शख्स इस वक्त हमारे साथ हाजिर हो रहे हैं वो पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के नेता, कहीं ना कहीं निर्दल विधायक बनने की क्षमता, इनका अगर रिकॉर्ड की बात करें तो निर्दल विधायक बनने की क्षमता भी इन्होंने बन करके दिखा दिया है। आज हमारे साथ में हाजिर है, लेकिन जो भी सवाल होंगे, जो भी वार होगा वो तीखा ही होगा। अब इस तीखे पॉडकास्ट के माध्यम से सवाल जवाब को लेकर के हम हाजिर हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ में हाजिर हैं आज शंखलाल मांझी, नमस्कार, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री। लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा यही है आपसे कि इस वक्त के दौर में अगर देखा जाए तो कल ही के दिन इस वक्त के विधायक, रसड़ा विधायक, इकलौते विधायक, उनके घर पर छापेमारी आयकर विभाग ने किया। और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया जब बोलना शुरू किए तो उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग जापान चले गए हैं जिसके कारण इस वक्त छापेमारी चल रही है आयकर विभाग की। देखिए, केंद्र प्रदेश का कद काटने छाटने की जो अंतरकलह है वो पूरा हिंदुस्तान करीब करीब जान चुका है। किसके कद को काट के छांट करके कम करना है और किसको आगे बढ़ाना है वो दिगर बात है, दिगर दल का है, दिगर बात है। हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जहाँ तक की बात आपने कहा कि इसमें छापेमारी इकलौते बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह जी के खिलाफ जो आयकर विभाग की जमकर छापेमारी हो रही है, उस विषय में अगर हमारे मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई इशारा किया, कुछ इशारा किया है तो हम ये इतना जानते हैं कि हम समाजवादियों के नेता और माननीय अखिलेश यादव जी अगर कोई बात कहे हैं तो जरूर उसमें तथ्य है, तभी वैसी बात कहे हैं। कहीं ना कहीं साक्ष्य है। अब वो साक्ष्य, मैंने कहा कि कोई न कोई तथ्य है उनकी संज्ञान में तभी कहे हैं, और तथ्य अगर है तो संज्ञान में तो उन्होंने इस बात को कहा होगा। लेकिन एक और बात अखिलेश यादव ने बोली थी अभी कुछ महीने पहले, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने रैली किया था लखनऊ में। जब रैली किया था तो उस स्क्रिप्ट को जब उन्होंने, अक्सर उनका जो भी भाषण रहता है वो स्क्रिप्ट मतलब लिखा होता है, उसको वो
पढ़ती हैं मंच के माध्यम से। तो उन्होंने उस दौरान बोला था कि ये जो स्क्रिप्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आया है। ये देखिए भी सपा मुखिया ने आरोप लगाया था। देखिए ऐसा है, वो सपा मुखिया ने कोई बात आरोप लगाया है तो उसके पीछे तथ्य ये उन्होंने देखा होगा, जब उन्होंने इस तरह की बात कहा है। और कौन नहीं जानता है कि जहां भी समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ती है तो बहुजन समाज पार्टी की सुश्री बहन जी वहां उसके खिलाफ उसी समाज के लोगों को लड़ाती हैं। ये बिल्कुल तय बात है। और वो किसके कहने पर लड़ाती हैं, क्यों लड़ाती हैं, क्यों ऐसा सोच बनता है उनका, इसके पीछे भी कोई ना कोई निहितार्थ तो है ही है। वो हमें कहने की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि बहन सुश्री मायावती जी किन मुद्दों पर बोलती हैं और किन मुद्दों पर नहीं बोलते, किन मुद्दों ज्वलंत मुद्दों को किस तरह से वो इग्नोर कर देती हैं, जो केंद्र में बैठी सरकार के विशेष तौर से चोट करने वाला होता है। तो उस विषय को हमें ज़्यादा उस विवाद में नहीं पड़ना है। मैंने पहले कह दिया कि दूसरे दल के अंदरूनी मामलों में मैं ज़्यादा बोलना नहीं पसंद करता हूँ। नहीं पसंद करते हैं। लेकिन जैसे सवाल इसलिए मैंने ये कर लिया आपसे, कारण ये था कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्ट सपा मुखिया ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ स्क्रिप्ट पढ़ा। दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि भाजपा के ही शासनकाल में आयकर विभाग बसपा विधायक छापामारी बसपा के द्वारा उन्हीं बिंदुओं को टारगेट किया जाएगा जिन बिंदुओं को भाजपा टारगेट करना चाहती है। तो जाहिर सी बात है, अगर सुश्री बहन मायावती जी अगर उसी बिंदु को टारगेट कर रही हैं, उसी बिंदु पर हाईलाइट कर रही हैं जिसको भाजपा चाहती है और करती है, तो जाहिर सी बात है दोनों की मिली भगत है। तो ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कह देना। मतलब ये कह देना कोई गलत नहीं होगा इस वक्त सपा मुखिया के लिए? जी बिल्कुल नहीं गलत है। बिल्कुल नहीं गलत है। क्यों और गलत माना जाए? आपका वक्त, एक और सवाल उत्पन्न होता है, आपका वक्त मुलायम सिंह यादव के साथ भी निकला, शिवपाल सिंह यादव के साथ भी निकला, अखिलेश यादव के साथ इस वक्त के दौर में, इस वक्त आप पिछली कहीं ना सरकार में भी रहे हैं। कहीं इनकी सरकार में मुख्यमंत्री के दौर में उस वक्त मुलायम सिंह यादव भी जीवित थे जिस दौरान आप मंत्री थे। जी सवाल ये है मेरा आपसे कि आपने मुलायम सिंह यादव को देख लिया, अखिलेश यादव को देख लिया, शिवपाल यादव को देख लिया, इन तीनों लोगों के अगर कार्यकाल की बात करें तो शंखलाल मांझी के नजरों में सबसे परफेक्ट नेता कौन? देखिए, परफेक्ट नेता की जहां तक बात है, तीनों नेताओं का कोई अपनी जगह पर कोई शानी नहीं। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान दुलार करना और उनकी बात को सुनना और एज ए परिवार के सदस्य सुनना, अगर इस पर सोच विचार किया जाएगा तो नंबर 1 पर उसमें माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। मुलायम सिंह यादव। जी, जहां तक शिवपाल जी की बात है, पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने और उनके हक की बात करने का काम अगर सबसे ज्यादा कोई किया है तो माननीय शिवपाल यादव जी ने किया। माननीय अखिलेश यादव जी का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो समावेशी विचार को लेकर चलते, समावेशी विचारधारा को लेकर चलते हैं। आधुनिकता भी है और मौलिकता भी है, अतीत भी है, वर्तमान भी है, भविष्य भी है। इन तीनों बातों के मद्देनजर रखते हुए अखिलेश जी की सोच है, उसी के तहत उनका निर्णय और उसी के तहत उनका काम करने की शैली है। मतलब अखिलेश यादव भविष्य को और इतिहास को दोनों को जोड़ के जोड़ चलते हैं। करके चलते हैं, दोनों को देखते हुए चलते हैं, जोड़ करके ही चलते चल रहे हैं। हैं। इस वक्त के दौर में एक और आप सदन तक गए हैं, लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और सदस्य होने के साथ साथ एक सवाल उत्पन्न होता है कि यूजीसी कानून अगर इस वक्त बनाया जा रहा है तो यूजीसी कानून को लेकर के शंखलाल मांझी किस नज़र से देख रहे हैं? यूजीसी कानून खासतौर से उस दौर में, उस वक्त पर जब देश का करोड़ों नौजवानों को एग्जाम की तैयारी करना है, ऐसे वक्त पर जब आज देश की सड़कों पर
देश के करोड़ों अगड़ा पिछड़ा दलित सभी जो समाज के नौजवान सड़कों पर आज आंदोलित है, उद्वेलित है, तो ये देख करके दिल कांप जाता है। पढ़ा लिखा नौजवान इस देश की थाती है, भविष्य है, और पढ़ा लिखा नौजवान को आज केंद्र में बैठी सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए, उनकी नाकामयाबी महंगाई पर फेल सरकार, बेरोजगारी पर फेल सरकार, कानून व्यवस्था पर फेल सरकार, निवेश के मामले में फेल सरकार, इन तमाम नाकामयाबियों को छुपाने के लिए और इन पर उठ रहे सवाल से बचने के लिए ये यूजीसी रूपी झुंझुना देश में परसा गया है, जिससे देश का नौजवान जो मादा रखता है सरकार को उखाड़ फेंकने की, उसको दिशा भ्रमित करने के लिए यूजीसी कानून लाया गया है, जिसके तहत देश का अगड़ा भी, देश का पिछड़ा भी और दलित सभी वर्ग के नौजवान आज आंदोलित हैं, उद्वेलित हैं और सड़कों पर हैं। मतलब यूजीसी कानून कहीं ना कहीं शंकरलाल मांझी के मुताबिक ये मानने कि विवादित भाजपा सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ही सिर्फ इस समय फेंका है, इसका यूजीसी का कानून बनाया है, इस समय लागू करने की कोशिश कर रही है। आपने एक अभी बताया कि महंगाई में फेल, बेरोजगारी में फेल, कानून व्यवस्था में फेल, कई मुद्दे बताए, लगभग मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। ऑफ कोर्स, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात करें, योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर दावा है कि कानून व्यवस्था के मामले में लॉ एंड ऑर्डर टॉप लेवल का सबसे बेहतर कानून व्यवस्था सबसे टॉप लेवल पर है, तो आखिर में आए दिन बहु बेटियों के साथ बलात्कार क्यों? बलात्कारी कौन लोग हैं? और खास तौर से एक चिन्हित दल के ही लोग क्यों बलात्कार में मैक्सिमम दोषी क्यों पाए जा रहे हैं? तो अगर कानून व्यवस्था इतनी ही चुस्त दुरुस्त है तो ऐसा अपराध का बाढ़ क्यों आ रहा है? अपराधियों का अंत हो रहा, अपराधी जेल में जा रहे हैं, ये तो भाजपा का दावा है। ये तो कहने के लिए तो कुछ भी हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। टॉप 10 के जो अपराधी हैं वो आज कहाँ हैं? किनके संरक्षण में हैं? क्या ये बात केवल अपराधियों के ऊपर बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड और दलितों के ऊपर अपराधी है? केवल उन्हीं के ऊपर चला करके आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो? मुझे किसी वर्ग विशेष से कोई एलर्जी नहीं है, मैं पहले कह दे रहा हूँ। पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में मैंने कभी अगड़ा पिछड़ा छोटा बड़ा की राजनीति मैंने किया नहीं है। तब भी जब इस तरह की बात आती है और उस पर कोई अपने मुंह या मिट्ठू बनने की कोशिश करता है तो ये सवाल उठना लाजमी होता है। मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, और क्या कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर, अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना ही चुस्त दुरुस्त है तो आए दिन बहु बेटियों की, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार और जघन्य अपराध की घटनाएं आज बाढ़ की आई हुई है। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनआईसी डाटा कह रही है। एनआईसी डाटा हमारा केंद्र सरकार का अधीन विभाग है और वो डाटा देती है, वो बता रही है। और वहां केंद्र और प्रदेश दोनों में भाजपा की सरकार है, उनके अधिकारियों के द्वारा जो डाटा दिया जा रहा है उस डाटा को आपने देख लीजिए। आप लोग पढ़े लिखे समाज से जीवित तबके से लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि आज अपराध की बाढ़ किस मामले में रोक हुआ है, किस मामले में रोकथाम हुआ है। क्या अपराधियों के साथ जो सही सलूक होना चाहिए वो यह सरकार कर पा रही है? क्या इस सरकार अपराधी का दावा है कि अपराधी सारे जेल में हैं? मैं तो फिर कह रहा हूं कि अगर कोई अपने मुंह से कुछ कहना चाहे तो कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग एक भी अपराधी का नाम बता दें जो बाहर घूम रहे हो। वो लिस्ट उठाकर देख लीजिए, आपको आप पता चल जाएगा कि वो कहाँ हैं। सर्च कर लीजिए कि वो लोग कहाँ पर हैं, कौन कौन लोग बाहर हैं, कौन कौन लोग अंदर हैं। ये लिस्ट आपके पास टॉप 10 की या उत्तर प्रदेश के माफियाओं की सारी सूची आपके पास होगी। आप चाहे सर्च करके देख लीजिए
कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग अंदर हैं, मुझे ज़्यादा इस बारे में नहीं कहना। जो सच्चाई है वो अपने आप आईने के दिखाई पड़ेगा। जो सच्चाई, थोड़ा सा हम आपकी राजनीति की तरफ चलते हैं, आपके करियर की तरफ चलते हैं। आपकी राजनीति जब शुरुआत हुई तो आपका संत कबीर जिले से शुरू हुआ, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर से शुरू हुआ, और संत कबीर नगर से जब आपका शुरू हुआ, वहाँ से उस जिले से शुरू हुआ, तो कहीं न कहीं फिर आपकी राजनीति अंबेडकर के नगर की तरफ रुख कर लिया। लेकिन आपका समाजवादी पार्टी में कैसे आगमन हुआ? सवाल तो ये उत्पन्न देखिए, होता है, हम क्योंकि आप समाजवादी समाजवादी पार्टी में जब पहले विधायक बने थे, तो समाजवादी पार्टी में नहीं थे। मैं उसी बारे में बताना चाहता हूँ। मैं मात्र 13 महीने पूरी ज़िंदगी में समाजवादी पार्टी या खेत खलिहान मजदूर किसान की राजनीति से अलग हट के रहा हूँ, मात्र 13 महीना। और जब रहा हूँ तो उस समय भी मैंने अपनी बात को, आवाज़ को बुलंद किया है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी और इस विचारधारा की बात है, तो हम पहले कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसके साथ जुड़े थे, और उसके बाद जो जनता पार्टी बनी, जनता दल बना, और उसके बाद मैं जनता दल के रिजिम में मैं बस्ती जिला, तब संयुक्त जिला हुआ करता था, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती एक जिला था, बस्ती। तो उस समय में जनता दल का जनपद का जो जनरल सेक्रेटरी था, महासचिव था, तो पूरे जिले की राजनीति में उस समय भी कर रहा था। और जनता दल के बाद जब समाजवादी पार्टी बनी तो मैं समाजवादी पार्टी के साथ शुरुआती दौर से ही मैं आ गया था नेताजी के साथ। समाजवादी पार्टी में लाने वाला कौन है आपको? नहीं, मैं विचारधारा से ही जुड़ा हुआ था। विचारधारा से, किसी के प्रेशर दबाव में नहीं? नहीं, मैं मेरे ऊपर किसी का प्रेशर दबाव नहीं। मैं एक बात और है मेरे बारे में कि मेरा कोई राजनीतिक गुरु नहीं। कोई राजनीतिक गुरु नहीं? राजनीतिक गुरु मेरा नहीं है कोई। मैंने सेल्फ डिसीजन, ये सवाल मैं आपसे करने वाला था कि आपका राजनीतिक मैं गुरु कौन सेल्फ है? डिसीजन शुरू से आखिर तक आज भी मेरा ये अपना डिसीजन होता है जो कुछ है अपने दम पे है। और उसी के तहत मुझे अच्छा लगा। मेरे पिताजी अपने जमाने के माने हुए सामाजिक सोशल वर्कर थे, अच्छे आदमी थे, बड़े चढ़े लोगों में से थे, और वो उस समय कांग्रेस की राजनीति से असर रखते थे। मुझे इन बातों पर तब भी एलर्जी रहती थी, क्योंकि मुझे मजदूर गरीब इसके बारे में जब उनकी दशा देखता था, तो अब कांग्रेसियों के बारे में सुनता था, कांग्रेस की सोच के बारे में सुनता था, तो जाने क्यों मुझे शुरू से ही विपक्ष की राजनीति अच्छी लगती रही, और तब से मैं धीरे धीरे जुड़ता गया, और विपक्ष के साथ साथ सत्ता में भी आ गए। उसके साथ साथ जो है राजनीति करते करते सत्ता में भी आए। सत्ता में आने के बाद मंत्री भी बन गए, सांसद भी बन गए। वो तो आप देखेंगे, जानते हैं आप लोग। एक सवाल है, जैसे आपका संत कबीर नगर, पहली बार विधायक बने संत कबीर नगर से, फिर इसके बाद अंबेडकर नगर की तरफ आपका रुख हो गया, तो अंबेडकर नगर का चुनाव आपने कैसे कर दिया? शुरू में मैंने कहा कि मेरे साथ नेताजी हालांकि दिल से मुझे मानते थे, लेकिन किन्हीं कारणवश मेरा जब लगातार 3 मरतबा टिकट काट दिए, तो मैं उस समय गुस्से में थोड़ा आकर के और निर्दल चुनाव लड़ने लगा। अच्छा, वो सांसद बनने से पहले? विधायक पहली मरतबा। अच्छा, पहली मरतबा। तो और मैं चुनाव जीत भी रहा था। प्रेस के माध्यम से पूरा जिले में बार बार वो हफ्ते भर में 3-4 मरतबा 5 मरतबा छप रहा था कि निर्दल सब पर भारी, लुटिया डुबाने की तैयारी, इस तरह की तमाम हेडिंग से अखबार में उस समय छप रहा था। तो माननीय शरद यादव जी जनता दल में, मैंने कहा कि जनता दल से मेरा पुराना रिश्ता रहा है, शरद जी हमारे उस जमाने के नेता हुआ करते थे, तो उनको पता लगा, तो उन्होंने फ़ोन के माध्यम से बात किया, और जिस दिन चुनाव का अंतिम पर्चा दाखिला का अंतिम दिन था, तो उसी दिन उन्होंने संबल भेज दिया और फ़ोन पर कहा कि ये संबल दाखिल कर दो, तुम चुनाव जीत रहे हो,
कम से कम मेरे दल का एक विधायक हो जाएगा। तो मैं पर्चा भरा था और मैं चुनाव जीता भी। उसके बाद पहली मर्तबा मैं 2002 में शरद जी के कोटे से अलायंस की गवर्नमेंट थी, तो मैं मंत्री भी बन गया था। कौन सा विभाग पहली बार मिला आपको? मत्स्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार। अच्छा, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। जी मत्स्य मंत्रालय आपने जी संभाला। जी जी। अम्बेडकर नगर फिर कैसे आगमन उसके हुआ? बाद 13 महीने के बाद जब सुश्री मायावती जी ने इस्तीफा दे दिया और अलायंस की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई, तो मुझको पुराना प्रेम जो है वो जग गया गरीब मजदूर किसान का। मैंने 13 महीने के कार्यकाल में मैंने महसूस किया, जो लड़ाई गरीब किसान मजदूर बुनकर की लड़ाई जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी लड़ते हैं, जो उनकी सोच है, और खास तौर से समाजवाद के बारे में मैं पहले से प्रभावित भी रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे इस वक्त पे नेताजी के हाथ को मजबूत करना चाहिए। उसी की कड़ी में मैं बिना शर्त उस समय पार्टी को समर्थन दिया था। और इतना ही नहीं, मेरा जनता दल का दूसरा साथी जो था अजीत यादव, उन्नौर से विधायक था, उसको भी मैंने समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया था। 2 विधायक आ गए। 2 विधायक बिना किसी शर्त के हम लोगों ने नेताजी का समर्थन किया। और जब बसपा का डिवीजन नहीं हो रहा था, तो उस समय मेरे कंधे पर ये जिम्मेदारी माननीय शिवपाल यादव जी ने ये कहते हुए कि ये प्रतिष्ठा आपकी भी है, और बसपा का डिवीजन अगर नहीं हो पाएगा तो सरकार नहीं बन पाएगी, ऐसा लगता है। और एक आदमी जो है, उस समय आंवला के विधायक थे धर्मेंद्र, बरेली से, बरेली जनपद के विधायक धर्मेंद्र जी थे, धर्मेंद्र, तो उनको मैंने जोड़ने की जिम्मेदारी दिया उन्होंने, मैं उनको जोड़ा। दीनानाथ भास्कर से भी बात किया। फिर फिलहाल बसपा का डिवीजन हुआ, तब रात बुलवा करके उनका, और सपा की सरकार बनी थी। सपा की सरकार बनने के बाद नेताजी ने मुझसे कहा कि मैं तुमको राष्ट्रीय फलक पे देखना चाहता हूँ, और तुम्हें अब की बार चुनाव लड़ना है अम्बेडकर नगर से, अकबरपुर सुरक्षित सीट से। मेरे पास उस समय अनुसूचित जात का मेरा मझवार सर्टिफिकेट मेरे पास था, तो मैं उसी के बिहाफ पर आकर के यहाँ से चुनाव लड़ा था। और पहली मर्तबा वो भी बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के खिलाफ, बहुजन समाज पार्टी के नेता सुश्री बहन मायावती जी के खिलाफ लड़ा था, और मामूली वोट से मैं उनसे उस समय शिकस्त खाया था। उस कैसे शिकस्त खाया था उसमें मैं नहीं उसकी गहराई में जाना चाहता हूँ, नहीं कहना चाहता हूँ किन हथकंडों का उपयोग करके वो जीती थी। अच्छा, लेकिन उस हथकंडे का भी चर्चा नहीं करना चाहेंगे कैमरे के सामने? ये नहीं करना चाहेंगे, हम नहीं कहना चाहेंगे। वो हर पार्टी अपने अपने हथकंडे से जीतना चाहती है। मतलब सपा भी उपयोग कर लेती है। मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि मुझसे चुनाव लड़ने के बाद 2004 का अंतिम चुनाव बहन जी का जनता के बीच में चुनाव लड़ने की दोबारा नहीं गई। वो अंतिम चुनाव था मेरे साथ उनका। इसके बाद वो पब्लिक चुनाव नहीं लड़ी? आप सर्च कर लीजिए। और मैं 4 महीने के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ, तो मैं 1 लाख वोट से बहुजन समाज पार्टी के नेता को हरा करके और मैं सांसद बना था। वो पहली बार सांसद बने जब? पहली बार सांसद बना था। और तब से मैं अम्बेडकर नगर आ गया। और मेरा शुरू से एक आदत रहा है कि मैं जिस काम के लिए लगता हूँ, फिर मुझे वो उसका एक सनक सवार हो जाता है। उस लक्ष्य को पाने का मुझे एक जज्बा से ऐसी आ जाती है कि मुझे यह लक्ष्य हासिल ही करना है। और मैंने आज तक जीवन में जितने लक्ष्य को तय किया, सोचा, वो मुझे मिला भी है। मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। तो फिर आपकी राजनीतिक में सबसे बड़ा उफान, जो सबसे बड़ा मतलब बड़ा पायदान, उच्च पायदान आप पहुँचे राजनीति में, वो आपको क्या लगता है वो लम्हा की सबसे ज़्यादा बेहतर पायदान पर आप राजनीति के पायदान पर पहुँचे? देखिए, अलग अलग है। स्टेट
सरकार, राज्य सरकार के उच्च पायदान तो वो आना सांसद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन सांसद गए। मंत्री बन जाना, विधायक बन जाना, और केंद्र में प्रतिनिधित्व करना, तो ये तो होता ही है। सब जाहिर सी बात सभी लोग सोचते हैं, और मुझे संजोग से वह पद हासिल भी हुआ। मुझे मंत्री पद का भी शपथ लेने का सौभाग्य मिला। बस उस समय अलायंस की गवर्नमेंट में जनता दल यूनाइटेड के कोटे से दोबारा सपा की सरकार जब बनी तो फिर मुझे मंत्री बनाया। अलबत्ता मुझे जब मैंने इतना बड़ा योगदान दे करके सरकार बनाने में योगदान दिया था, तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी उस समय ज़रूर हुआ था, क्योंकि मैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री रह चुका था और मुझे राज्य मंत्री रखा गया था। मैंने कभी इस चीज़ की परवाह भी नहीं किया, और हमारे नेताजी एक बार तो चर्चा के दौरान हमसे कहे भी, कुछ दिन मैं उनसे मुलाकात नहीं करने गया तो गया मिलने, तो उन्होंने कहा भी, तुम नाराज़ हो लगता है, इसीलिए नाराज़ हो कि तुम कैबिनेट का पद नहीं ले पाए। तुम्हारा कैबिनेट में तो नाम था ही। मेरे पार्टी के अंदरूनी विवाद के कारण मैंने लिस्ट मंगा कर देखा, उसमें तुम्हारा नाम भी था। तो मैंने ये सोच कर कि मेरा सबसे संतोषी आदमी माझी है, तो मेरा नाम काट करके वो दूसरे को कैबिनेट दिया गया। ये मुझे नेताजी ने अपने शब्दों में कहा था। मतलब कि ये हमारा बंदा है, ये सब्र कर लेगा। सब्र कर लेगा, ये विश्वास था उनके अंदर। अच्छा, मंत्री के लिए लोग लड़ाई करते हैं, मतलब ये भी स्थिति मैंने होती है। नहीं, कभी आपने नहीं लड़ा, लेकिन उस बात से पता चल रहा है कि लोग मंत्री पद के लिए, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र मंत्री, राज्य मंत्री बनने के लिए लोग मतलब यहाँ भी चहल पहल करना शुरू कर देते हैं। जाहिर सी बात है, जिसका जहाँ तक पकड़ होती है, जहाँ तक सब लोग अपना उफान अपना मचाते हैं। दबाव बनाते हैं लोग। मैंने कभी जीवन में नहीं कहा, आपने कभी नहीं कहा? कभी नहीं कहा। लेकिन एक अंबेडकर नगर से एक बात जुड़ी हुई है कि आप अंबेडकर नगर की राजनीति से जुड़े हुए हैं। एक वक्त था कि अंबेडकर नगर के जितने भी आज के विधायक हैं, सारे विधायकों के खिलाफ, लगभग विधायक जो ज़्यादा परसेंटेज में देखे जाएंगे, उन्हीं के खिलाफ आप लोगों की राजनीति चलती थी। एक दौर आया, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, असली सपाई बाहर हो गए। बाहर का मतलब उनका टिकट कट गया, और जो बसपा के लोग आए वो लोग सपा के टिकट पर, बसपा से लड़ने वाले लोग सपा के टिकट से प्रत्याशी बन गए, जीत भी गए। जिसमें मैं त्रिभुवन दत्त का, रामाचल राजभर का, इसके बाद लालजी वर्मा का, उस वक्त के दौर में देखा जाए तो राकेश पांडे भी। राकेश पांडे तो अब भी समाजवादी भी नहीं रहे अभी इस वक्त में। आप लोग हाशिए पे लग गए। नहीं, ऐसा है, राजनीति में जो नेता होता है वो राजनीति एक शतरंज की गोटी की तरह से होती है। दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, दल के नेता जो होते हैं, वो किसको कहाँ पर लड़ाने से, किस मोर्चे पर किसको कहाँ लगाया जाए, ये वो तय करते हैं। अब ये अलग बात है कि जिसको आप कह रहे हैं कि हाशिए पे जाने का, मेरे ही सवाल को ले लीजिए। नहीं, मैं आपको भी कह सकता हूँ। मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इस बात को तस्लीम करता हूँ कि मुझे ऐन वक्त पे मेरे साथ ऐसा हुआ 2016-17 में, चुनाव के मात्र कुछ दिन पहले ही मुझे अचानक, मेरी तैयारी अपनी कटहरी विधानसभा में थी, बहुत अच्छी तैयारी थी, और जब मैं 2012 में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री, 7 विभाग के कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा जी तब बसपा से जब मंत्री हुआ करते थे, तो 2012 में मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। और ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ कितना खर्चा कर, कितना अत्यधिक खर्चा किया था इन्होंने अपने। मैं समझता हूँ कि उनके लाइफ का चुनाव, विधानसभा के चुनाव का सबसे हाईएस्ट खर्चा रहा होगा वो मेरे खिलाफ। वो आपके खिलाफ ही चुनाव लड़े 2012 और में, आपने ही और मैंने उनको लगभग 20,000 वोट से हरा दिया। उसके बाद जब सपा में आए तो आपका टिकट कट गया। नहीं, तो मैं वही कह रहा था कि अचानक मुझको हुआ यह था कि जलालपुर में तब ये राकेश पांडे सपा में नहीं थे, बसपा में चले गए थे, और इनका लड़का जो है वो पहले तो तय था इन्हीं को लड़ना, बाद में इनके लड़के की बात आया। तो बसपा से जब ये लड़ रहे थे राकेश पांडे, तो सीटिंग एमपी, मतलब पहले एमपी रह चुके थे, विधायक भी रह चुके थे,
एक तरफ ये थे, दूसरी तरफ भाजपा से सपा के ही विधायक टूट कर चले गए थे शेर बहादुर सिंह। वो जलालपुर विधानसभा में उनका माना जाता था कि 20,000 वोट फिक्स वोट है उनका, पर्सनल वोट माना जाता था। तो दूसरी तरफ वो भाजपा से लड़ रहे थे। तो उस समय उस परिस्थिति में संभवतः मुझको जलालपुर भेजा गया और मैं अचानक गया तो चुनाव में 62,000 वोट पा करके सफल नहीं हो पाया। हाँ, अलबत्ता 2022 में कुछ निर्णय ऐसे हो गए जो अचानक हुए, और जब चुनाव का अंतिम दिन जिस दिन था, उस दिन शाम को 4 बजे जब मुझे पर्चा मिला कि नहीं, अब आपको 3 जिला छोड़ करके आप वहाँ जाना है, महाराजगंज की फरंदा सीट पर। तो मैं चूंकि समाजवादी पार्टी का एक संयमित और जिसने कभी बगावत नहीं किया हो, जिसने कभी मतलब जिस हर बात को हर समय आपने झंडा उठा के चला ओबिडेंट उठे समाजवादी पार्टी का, तो उसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले को मैंने स्वीकार किया। आप फरिंदा चले में चले, वो रिजल्ट हमारे नेगेटिव आया। तो परिस्थितियां कुछ भी रही हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो दल का अगुवा होता है वो इस तरह का तय करता है किस को कहाँ पर उपयोग है, कौन वहां पर। उस समय 2017 में राकेश पांडे और शेर बहादुर के सामने मैं जानता हूं कि कोई भी आदमी जिले का दूसरा नेता लड़ा होता तो निर्दल से भी बदतर हालत होती, और यही सोच के मुझे वहां भेजा गया था। नहीं कामयाब हुआ, अलग बात। यहाँ भी कुछ सोचकर ही मुझे भेजा गया था। तो मुझे तो इस बात का जो है फक्र रहता है कि लोगों को एक विधानसभा में जिंदगी भर वोट मांगते मांगते, टिकट मांगते मांगते थक जाते हैं लोग, टिकट नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे दल के मुखिया हम पर विश्वास करते हैं, तभी तो उनको जगह जगह जहां भी कहते हैं वो लड़ा दे। हमें एक बार नहीं, अनेकों बार कहते हैं कि आप एक विधानसभा के नेता नहीं हो, ना एक जिले के नेता हो। जहां हमें उचित लगेगा, जहां पार्टी के लिए फायदेमंद होंगे वहां आपको लड़ाएंगे। आपकी जुबान से निकला कि एक जिले के नेता नहीं हो, मतलब मैं नहीं कहता हूं, मेरे मुखिया की बात है, मैं कह रहा हूं। मुखिया जी कहते हैं, इसलिए आपको 3-3 जिला के दूर पर भेज देते हैं। लेकिन जब निषाद समाज की बात आती है, तो निषाद समाज के नेता की जब बात आती है तो लोग संजय निषाद को मानते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति देखी गई है, आरती उतारते हुए, पूजा करते हुए, पैर धोते हुए, ऐसी स्थिति देखी गई है संजय निषाद का। स्क्रिप्ट तो तैयार किया जाता है। निषाद समाज बता रहा हूँ नेता हो गया, मैं आपकी बात समझ गया। निषाद समाज के संजय निषाद का आरती उतरवाना, उनकी लिए और कुछ करना, उनका पैर धोना, पहली बात तो ये हम लोग के संस्कृति, हम लोग के समाजवादी सोच में ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम जो है अगर अपने को महिमा मंडित करने लगेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि राजनीति में ये मैं समझता हूँ उचित नहीं होता है। जहाँ तक संजय निषाद को नेता मानने और न मानने की बात है, ये समाज की बात है। समाज किसको नेता मानता है, किसको नहीं मानता। इस मछुआरा समाज को, उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी अकेले मछुआरों मतलब अपने निषाद समाज के और उनकी उपजातियों की जो संख्या है, अकेले वो 12% से ज़्यादा, 12-14% के बीच में अंदर आती है। तो इतनी बड़ी समाज को आज तक चाहे नदी ताल पोखरे का पट्टा सिर्फ और सिर्फ मछुआरों को मिले, ये शासनादेश 1995 में जो हुआ था, ये किसके द्वारा किया गया था और किसके द्वारा कराया गया था? जब समाज इस पर विचार कभी करेगा, हमारा समाज थोड़ा पढ़ा लिखा कम है, थोड़ा प्रबुद्ध वर्ग इसमें कम है, तो इसलिए और जो हैं वो इसमें राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं लगभग सरकार में। जी तो मैं वो संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जिस दिन वो जानेंगे, वो सोचेंगे कि ये शासनादेश कोई समाज का ही आदमी लड़के कराया होगा, वो कौन कराया है उसकी पता करें वो लोग। बालू मोरम का ठेका सिर्फ मछुआरे समाज को मिले, ये शासनादेश हुआ जिसके बदौलत लाखों लोग लखपति ही नहीं करोड़पति बने।
तो क्या कोई गैर समाज का नेता ये लड़ करके लागू करवाया था? वो कौन नेता था? कौन था? आज पॉडकास्ट के माध्यम से पूरा तो इतिहास बता दीजिए। जिनके ये सर्च करना चाहिए, लोगों को पता करना चाहिए, जानना चाहिए लोगों को। आज जब उनके नेता, आप भी निषाद के नेता हैं, आप बता सकते हैं। एक मिनट, मैं कहना चाहता हूँ, उसे जो कथनी और करनी में अंतर नहीं करता हूँ। तो किसने ये लागू करवाया था? लड़ करके। आज उत्तर प्रदेश के कोई गांव नहीं बचा होगा जिस गांव में दुर्घटना से मृत्यु होने पर आज उसके नाबालिग बच्चे के रोटी पर नमक रखने के लिए और उसकी विधवा का आंसू पूछने के लिए सरकारी खजाने से 5 लाख रुपया दिया जा रहा है। ये कानून किसने बनवाया था? 2003 में जब ये कानून बना, तो ये कानून बनाने के लिए ये बिल कौन लाया था? इसका पता होना चाहिए लोगों को। आज उत्तर प्रदेश का कोई गांव सभा नहीं बची होगी जिस गांव सभा में 10-5 लोग इसका लाभ न पाए हों। लेकिन उत्तर प्रदेश कितने लोग जानते हैं कि ये कानून किसने बनवाया? ये तो सब जानते हैं नेताजी ने बनाया। ये सही है, नेताजी की सरकार में बना। ये प्राइवेट मेंबर बिल किसने लाया था? किसका प्राइवेट मेंबर बिल था? ये सरकार के शासन, सरकार के द्वारा था या प्राइवेट मेंबर बिल था? एक कानून किसका मेंबर बिल था? ये पता करना चाहिए लोगों को, ये जानना चाहिए लोगों को। ये जानना चाहिए लोगों को कि 2003 में नेताजी से और 2016 में अपनी ही सरकार में बतौर समाज कल्याण मंत्री रहते हुए किसने समाज के लोगों को 17 जातियों को आरक्षण की सूची में परिभाषित करने का काम किया था और वो आरक्षण का लाभ दिलाने वाला शासनादेश जारी कराने का काम किया था। तो अब ये सारी बातें जिस दिन लोग विचार करेंगे, अपने आप जान जाएंगे कौन उनका मसीहा है, कौन उनका हितैषी है और कौन उनको सिर्फ बरगलाने का काम करता है। मैं नहीं कहता हूं सरकार बनाओ आरक्षण पाओ, भूल गए आप लोग? सरकार बनाओ आरक्षण पाओ का नारा दिया गया, मंत्री भी बन गए। मैं क्यों कहने जाऊं कुछ किसी के बारे में? अब सरकार बनाओ नारा, सरकार बनाओ आरक्षण पाओ की नारा हो या रोजी रोटी जोड़ने की बात हो, बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आरक्षण के नाम पे तो सभा की जाती थी, निषाद के नेता किए हैं। आरक्षण के नाम पर आरक्षण लाएंगे, आरक्षण के लिए लड़ेंगे, आरक्षण मिशन था। ये हमारे समाज को, भोले भाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया जाता है। हमारे समाज को मसलन मझवार, तुरहा, गोंड, बेलदार, शिल्पकार, ये वो जातियां हैं जो 1950 से उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में ऑलरेडी हैं। सिर्फ ये परिभाषित नहीं हो पाई हैं। 1930 की जनगणना में इनकी संख्या लाखों में, करोड़ों में पहुंच रही है, लेकिन इनकी परिभाषित न होने की वजह से इनको आरक्षण का सुविधा नहीं मिल पा रहा है। कौन मझवार है, कौन तुरहा, कौन गौण है, कौन शिल्पकार है, कौन बेलदार है, ये परिभाषित न होने के कारण ये वंचित जातियां, माझी, मुजाबिर, केवट, मल्ला, कश्यप, कहार, तुरहा, गौड़, ये आपका रैकवार, धीमर, बाथम, कश्यप, ये जातियां जो उपजातियां हैं, ये परिभाषित नहीं। 1930 की जनगणना रिपोर्ट में ये बातों का उल्लेख है कि माझी मछुआर कौन है, तुरहा कौन है, गौड़ कौन है, बेलदार कौन है। इन्हीं बातों को 2016 के शासनादेश में हमने सिर्फ परिभाषित किया है, कहीं भी वो शामिल नहीं किया हमने अनुसूचित जाति में। और न मैं कभी ढिढोरा पीटता हूं कि मैंने शामिल करा दिया। शामिल कराने का काम 24 जून 2019 में योगी जी की सरकार में तब हुआ, तब शासनादेश जारी किया गया जब कोर्ट का कंटेम्प्ट नोटिस गया था इनको, और आनंद फानन में इन्होंने किया था। आर्डर था कि मेरे द्वारा जो शासनादेश जारी किया गया था 22 दिसंबर 2016 का, उसका अनुपालन करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था, क्योंकि उस पर स्थगन हुआ था। स्थगन को खारिज करके कोर्ट ने आदेश किया था कि 22 दिसंबर 2016 का शासनादेश अनुपालन किया जाए। 2 साल 3 महीना तक जब ये अनुपालन नहीं हुआ और कंटेम्प्ट की नोटिस दिया गया, भेजा हुआ कोर्ट से, तो आनंद फानन में इन जातियों, इनकी उपजातियों को अनुसूचित जाति में
शामिल करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा को है या राष्ट्रपति में निहित है। तो जब आप शामिल करोगे तो आर्टिकल 341 का आप वायलेशन करो और अपने लोगों के द्वारा मुकदमा करवा के उस पर एक्स पार्टी आर्डर करवाया गया। ये तो जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम इसको एसएलपी में जाएंगे और इसको दोबारा जारी करवाएंगे। एक सवाल उत्पन्न होता है, आपने कहा कि हमारी जनता भोली भाली है, पढ़ी लिखी कम है, लेकिन उस समाज के लोगों को, अगर उस समाज की बात करें तो उस समाज से कोई सरकार नहीं बचता, चाहे वो बसपा की सरकार हो, चाहे वो सपा की सरकार हो, चाहे इस वक्त के दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। तीनों सरकार में इस समाज के लोग मंत्री रहते हैं और मंत्री रहने के बाद स्थिति ये होती है उसी समाज के लोग का एजुकेशन पीछे है। देखिए, और आप भी इस दायरे में आप भी आते हैं, क्योंकि आप भी आपकी मंत्री बात थे। से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। ये मछुआरा समाज हमारा, ये आरक्षण की जो मानक है, मैं इसी बात पे तो केंद्र में राष्ट्रपति जी को वहाँ और प्रधानमंत्री जी को वहाँ 17 एमपीओं को साथ में ले जा करके, और माननीय उस समय स्वर्गीय अमर सिंह जिंदा थे तो वो भी साथ में हम लोग को लिवा कर गए थे। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, उनके साथ मतलब हम लोग सब लोग 17 लोग गए थे और इस बात को रखे थे। मैंने उसमें एजेंडे में कहा था कि हमें आरक्षण की पात्रता क्यों, आरक्षण के मानक क्या है, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से जो विपन्न हो उस समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दिया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। मछुआरा समाज आज भी आर्थिक रूप से भी विपन्न है, सामाजिक रूप से आज भी विपन्न है, हजारों साल पहले विपन्न था। मैं उसका उदाहरण बता दूं, एक चौपाई से आपको मानस के लोक भेद सब भांते नीचा, जासु छाई छूले सींचा, इतनी लोक भेद सब तरह से इतना नीच है यह समाज, जिसकी परछाई पड़ जाने से तब शरीर पवित्र होगी जब वो सींच लेगा, स्नान कर लेगा। ये किसके बारे में कहा गया था? मछुआरों के बारे में। तो आज भी विपन्न है सामाजिक रूप से, हजारों साल पहले भी विपन्न था यह समाज। आर्थिक रूप से हाथ की 10 उंगलियों के बराबर भी अगर इस समाज का 12% आबादी, 2.5 से 3 करोड़ की आबादी, और हाथ की 10-20 उंगलियों के बराबर भी आइजस नहीं हो जिस समाज, तो शैक्षिक रूप से इससे ज्यादा विपन्नता कोई और होगा क्या? तो हम तो शैक्षिक रूप से विपन्न हैं, सामाजिक रूप से विपन्न हैं, आर्थिक रूप से विपन्न इतना है कि आप चले जाइए नदियों के दियारा क्षेत्र में, कटरी में, माझा में, एक सिरे से हजारों हजार, 200, 400, 500, हजार बसावट वहां मिलेगी। किसकी रहती है? झोपड़ी की रहती है। और जब पता करो कि ये किसकी बस्ती है तो पता चलता है मतलब टोली है, क्योटाई है, बिंद टोला है, बिहारों का टोला है, गुड़िया है, माझी है। तो ये क्या सबूत करता है? इंदिरा आवास के द्वारा ही सही पक्के मकान चमार बस्ती में भी 10-5, 10-20 पाए जाते हैं, लेकिन जहां 200, 500 लोग सिर्फ और सिर्फ झोपड़े में हों, और उन बस्तियों को अगर मल्लह टोली के उटाही और बिंद टोला और गुड़ियाना कहा जाता है तो ये आर्थिक रूप से विपन्न है। यही तो मैं कहना चाहता हूं। तो मैं ये कहना, इस समाज के लोग मंत्री बनते हैं, मंत्री बनने के बाद काम क्यों नहीं किए अपने समाज के लिए? मैंने आरक्षण को इसीलिए सबसे बड़ा पॉइंट बनाया था, नेताजी से भी लड़ा था और अखिलेश जी से भी लड़ करके, मतलब हमारा समाज ये अपने समाज के लिए सत्ता में लड़ना पड़ा। हर स्तर की आरक्षण वो सीढ़ी है जिसके माध्यम से समाज चौमुखी विकास कर सकता है, मेरा अपना मानना है। तो मेरा सबसे बड़ा लड़ाई था हमें आरक्षण दिया जाए, और आरक्षण लागू भी करवाया मैंने। दूसरी लड़ाई हमारी है हमारी परंपरागत पैतृक पेशे। तो 1995 भी नेताजी से लड़ करके जो संविधान की धारा 243 जी क ख है, उसमें ये व्यवस्था है कि समाज के दबे कुचले वंचितों को रोजी, उनके त्वरित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय दिए जाने की व्यवस्था 243 जी देता है। उसी के आधार पर
1995 में ये शासनादेश जारी हुआ था और उसमें मछुआरों को मामूली दर पे मत्स्य पालन का पट्टा दिए जाने का अधिकार था। वो कोर्ट में चैलेंज हुआ था। कोर्ट ने जब हमारे खिलाफ गए तो नेताजी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल हुआ था और वहां से लड़ करके और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि 1995 का शासनादेश ये विधिसम्मत है, कानून का प्रभाव रखता है और ये इसके प्राविधान उचित हैं, सामाजिक रूप से जरूरी है और ये आदेश जो हाईकोर्ट का किया गया है वो वैध नहीं है। और तब जाकर के हमने दोबारा उसी आदेश को जारी कराया था। लेकिन दुर्भाग्य है उसी कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने पहले आदेश किया था जिस पे सुप्रीम कोर्ट से लड़ के वापस कराए, उसी कोर्ट ने दोबारा 2009 में ये शासनादेश जारी किया था। और उस शासनादेश का, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले में कहा है जहां कानून का निश्चित राय सुनिश्चित मत हो तो कोर्ट को अपना तिरस्कार की बात को नजरअंदाज करते हुए यह देखना चाहिए संविधान का व्यवस्थाओं का अनुपालन किया गया कि नहीं किया गया। अगर ऐसा किया जहां निश्चित मत सुनिश्चित राय हो उसके खिलाफ कोर्ट को अपना आदेश नहीं देना चाहिए और ना ही कोर्ट के आदेश द्वारा संविधान को बदला जा सकता, संविधान में कोई संशोधन किया जा सकता है। दोनों आदेश है सुप्रीम कोर्ट। बावजूद इसके उसी एकल बेंच ने इसको दोबारा आदेश किया और आज तक उसका अनुपालन, जबकि हमने 30 जून 2014 को सपा की सरकार में अखिलेश यादव जी से फिर लड़ भिड़ करके मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिलाने के लिए एक शासनादेश शासन स्तर पे, मंत्री स्तर पे नहीं, शासन स्तर पे जारी हुआ था और मत्स्य विभाग को ये अलग से स्पेसिफिक इसके क्लाज बना करके और अलग से शासनादेश जारी करने के लिए निर्देश था। हम कब मानते हैं उसमें समय लगता है इसमें करने में। चलिए हमारी सरकार चल गई, निर्णय करने में देर हुआ, उसके हम दोषी मानते हैं अपने आप को। लेकिन जिनके कंधों पे आज 10 साल से है और खास तौर से आज का गॉडफादर ऑफ फिशरमैन जिस विभाग का मिनिस्टर है उसी को यह शासनादेश जारी होना है। अगर मत्स्य पालन कृषि का दर्जा दे दिया जाएगा तो बहुत सारी सुविधाएं अपने आप मिल जाएंगी, मसलन फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री इनको जो है और केसीसी 4% ब्याज पर इनको ऋण, दैवीय आपदा का उसमें अपने आप जो है दैवीय आपदा की दशा में इनका जो है फसल का नुकसान होने पर उसकी भरपाई, ये तमाम सुविधाएं मिल जाएंगी। और ये सुविधा किसके द्वारा मिलना है? मत्स्य विभाग के अलग से शासनादेश जारी कर। 10 साल से सरकार में ये गॉडफादर ऑफ फिशरमैन बैठा है कुंडली मार के और ये शासनादेश का अनुपालन नहीं करा पा रहा। अब जनता, हमारी भोली भाली जनता, मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे समाज के लोग भोले भाले हैं, समझ नहीं पाते हैं, उनको बहका दिया जाता है, भावनाओं में बहा करके और उनका शोषण किया जा रहा है। यह शासनादेश नहीं जारी हो पा रहा। और जानते हैं मत्स्य पालन को, जिसके लिए मैंने कितनी लड़ाई लड़ के सुप्रीम कोर्ट तक के लड़ाई लड़ करके हम लोगों ने लागू कराया था और सुप्रीम कोर्ट माना था यह शासनादेश विसम्मत है। वो शासनादेश का किस तरह तोड़ मरोड़ कर इन्होंने शासनादेश से चलता। इस वर्तमान सरकार में मंत्री के सह पे मैं क्या कहूं, मुंह से निकल जाता, नहीं कहना चाहता हूं, मंत्री की जिम्मेदारी होती है। उसी मंत्री के अंदर काम करने वाला निदेशक निर्देश देता है। पहले समितियों का कार्यक्षेत्र बंटा रहता था, चिन्हित रहता, उसमें दूसरी समिति इंक्रोचमेंट नहीं करना रहता था। ये इसको निर्देश के द्वारा, निदेशक के निर्देश द्वारा, इसमें अभी एक ही समिति के कार्य क्षेत्र में 4-4, 6-6 बहुउद्देशीय समितियां बना करके और उनका नीलामी के पट्टे के बजाय नीलामी कराया जा रहा। आपस में वर्ग संघर्ष कराने का, सामाजिक संघर्ष हो रहा है, इनमें शोषण भी हो रहा। तो अब इस पर रोक लगाने के लिए अभी हमने 16 तारीख को महामहिम राज्यपाल जी को इसी के विषय में हमने पत्रक भी
उनको दिया है जी। और अभी अलग से मिल करके भी देने का हमारा टाइम मांगा है। तो इसमें इन सारी बिंदुओं को हमने दर्शाया सारे बिंदुओं को और आपने ऐड किया इसमें। 243 जी जो जी मैंने कहा जी संविधान के आर्टिकल 243 जी और 32(2) अनुच्छेद 32(2) का, इसके द्वारा एक जमाने में बालू मोरम का खनन पट्टा मछुआरों को उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 1963 के क्लाजो प्राविधानों में संशोधन करके मछुआरों को ही सिर्फ मिलेगा, यह आदेश जारी हुआ था। कालांतर पे उस पर रोक लग गया। अभी भी संविधान बदला नहीं है, संविधान वही है, बस सिर्फ सोच की बात है। मतलब सोच वहां तक नहीं पहुंच रही है। सरकार, कल्याणकारी सरकार की सोच पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कल्याणकारी सरकार ये तय कर ले हाँ। तो उसको अनुच्छेद 243 जी का और 32(2) उसके द्वारा प्रोटेक्टेड है, वो कर सकती है, कल्याणकारी कानून बना सकती है। तो मैंने मांग किया है कि उत्तर प्रदेश के मछुआरों को 32(2) के तहत जो है इनको कल्याणकारी सरकार बना, खनिज परिहार नियमावली में संशोधन करके उनके प्राविधान को और मछुआरों को आरक्षण की सुविधा दिया जाए, वो पट्टे दिए जाए। देखिए अभी ये कहती है ना सरकार 243 जी में कि त्वरित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय, दोनों शब्द है। तो त्वरित आर्थिक विकास अगर करना है तो मछुआरों को बालू मोरम का ठेका उनको दे दो प्राथमिकता पर, साल भर में करोड़पति बन जाए। मतलब बालू मोरम में पैसा खूब है, साल भर में करोड़पति बन जाएंगे। जरूर ऑफकोर्स बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, वहां से क्यों नहीं बनेंगे बताइए। जहां से अच्छा, वहां से बालू मोरंग वाले मतलब ये जरिया बन जाता है करोड़पति बनने का। लेकिन आपने एक बात कही ना कि लड़ करके, मुलायम सिंह यादव से लड़ करके, अखिलेश सिंह यादव से लड़ करके अपने समाज की हमने आवाज को उठाया। आपने कहा ना अभी कुछ इसी टॉपिक को लेकर के, लेकिन अच्छा मेरे मुंह से निकला होगा। हाँ, लेकिन हमें मैं कहना नहीं चाह रहा था। दुख की बात यह है कि पीडीए के फॉर्मेट इस वक्त अखिलेश यादव से बोला जा रहा, लेकिन पीडीए समाज है, मछुआरा समाज पीडीए का हिस्सा है। और उस पीडीए के हिस्से में अगर मछुआरा समाज का नेता उनसे लड़ा है अपने समाज के लिए, तब तो सवाल पैदा होता है। किस बात का? इस बात का कि पीडीए को लेकर के मछुआरा समाज की आवाज को, मछुआरा समाज की जो पिछड़ी पीडीए उसको ध्यान नहीं दिया गया, उसको नेता लड़ना पड़ा उनके नेता को। देखिए आप पीडीए की बात कर रहे हैं या हमारे लड़ने की बात? नहीं, आपके लड़ने की बात कर रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं जी। बच्चा दूध तब तक नहीं पाता है जब तक वो रोता नहीं है। ये पुरानी बात है और आज भी सच है। तो हम अगर लड़े और अपने समाज के लिए लड़े और हमारे नेता ने हमको दे दिया तो माँ ने दूध पिला दिया। मतलब सवाल पर वाकई में आपने राजनीति खेल दिया मेरे साथ। नहीं, जवाब में राजनीति खेल दिया मंत्री जी। मैं गलत कर रहा हूँ तो बोल नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अब मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कहा ना, ये तो राजनीति वाली जवाब। मैंने सवाल मैंने लड़ा और हमारे नेता ने हमको हमारी बात मान लिया, मतलब माँ ने हमें दूध पिला दिया, हम रोए तो नहीं। तो दूसरी बात आपने कहा पीडीए की। पीडीए एक ये कोई मामूली फार्मूला नहीं है। आने वाला चुनाव बता देगा। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और अगर समाजवादी भाषा में देखेंगे तो अगड़ा भी, अगड़ा, पिछड़ा, अकलियत सभी आ गए। तो मैं पीडीए की बात, जो आम प्रचलित बात है, पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये इन्होंने गांठ बना लिया है, मन बना लिया है, पूरा मन बनाया है। लेकिन आने वाले 2027 में पूरा पीडीए और आने वाले 2029 में इनको औकात पता चल जाएगा इन भाजपा। लेकिन जैसे पीडीए की बात आती है तुरंत पी से परिवार आता है, और पी से परिवार में एक और ऐड आपके नाम के साथ भी परिवार जुड़ा है। हम बता रहे हैं, उपचुनाव हो रहा था, आपने दावेदारी पेश किया था, कटेहरी विधानसभा से टिकट मांगे थे, वहां से जो विधायक थे, स्थानीय विधायक
लालजी वर्मा जो बसपा से सपा में आकर के चुनाव जीते, उनकी पत्नी को लड़ा दिया गया, क्या पीडीए के फॉर्मेट में परिवार भी है? देखिए ऐसा है, और शंखलाल मांझी वहां से बाहर हो गए। ये पार्टी में हम लोगों के नेताओं में आपस में भिड़ाने वाली बात मत सोचिए। नहीं, मैं भिड़ा नहीं रहा हूं, सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी में और खासतौर से राजनीति में सबका हक है और सबका सोच है। जिनको उस समय चुनाव लड़ाया गया था, माने अखिलेश यादव जी ने लालजी वर्मा सांसद जी की पत्नी को टिकट दिया था, तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है, रह चुकी है ना। तो जो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुका है, तो क्या वो साधु सन्यासी है? उसको भी तो राजनीति करने की नहीं, ठीक है, राजनीति करने से मैं एतराज नहीं कर रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप मैं जवाब दे रहा हूँ। तो उनको भी अगर टिकट की इच्छा है और उनको टिकट मिला, तो इसमें आप परिवारवाद को पति सांसद, एक बात में नटसेल में कह दूं, जो लोग ये परिवारवाद का समाजवादियों के परिवार पर परिवारवाद लाते हैं। नहीं, मैंने समाजवादी पर नहीं बोला है, मैं कह रहा हूँ कई राजनीतिक दल में परिवारवाद जो भी परिवारवाद की बात करते हैं, तो क्या ये परिवारवाद सिर्फ और सिर्फ समाजवादियों में दिखाई पड़ता है? नहीं, हमने ये क्या ये परिवारवाद जिसको बैठ का ABCD नहीं जानकारी है और उसको BCC का चेयरमैन बना दिया जाता है, और जो देश का दुनिया का अमीरों की श्रेणी का इतनी बड़ी संस्था का जो उसको चेयरमैन बना दिया जाता है। एक मिनट कहीं ना कहीं शिकार हो गए। में सुन लीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, चाहे वो हो उनके अमित शाह जी के बेटे को कैसे, किस तरह से जय साहब को कैसे चेयरमैन बना दिया गया हो, चाहे माननीय ये राजनाथ सिंह जी के बेटे को कैसे चुनाव देकर टिकट दे करके कैसे क्या किया गया हो। और बहुत डिटेल में जाएंगे, गुजरात नहीं जाना चाहता हूँ, है मेरे पास वहां का भी कुंडली, लेकिन मैं खोलना नहीं चाहता हूँ। कौन, क्या केवल विपक्ष के बैठे नेताओं को ही परिवारवाद दिखाई, उन्हीं का परिवार दिखाई पड़ता है मीडिया के लोगों को? अगर यहाँ मैं इस बात में अगर मैं यहाँ सत्ता पक्ष के बैठे होते तो उनसे भी परिवारवाद का सवाल करता, लेकिन हम इस बात को लेकर मैंने जवाब दिया कि राजनीति में सबकी इच्छा होती है और सबके हिसाब से उनको जो है अगर जगह दिया जा रहा है, चांस दिया जा रहा है, तो उसको परिवारवाद नहीं बल्कि वो समसामयिक व्यवस्था की बात है। और आज के आधुनिक युग में सोशल मीडिया चल रहा है। सोशल मीडिया में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, अंबेडकर नगर से जैसे ही लालजी वर्मा का टिकट होता है, उसके बाद सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से आपका नाम वायरल हो रहा था कि बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हो सकते हैं। उसमें क्या सच्चाई है? मेरे तो समझ से परे बात यह है कि मेरा नाम बसपा के प्रत्याशी के तौर पर कहां से और किसके द्वारा किनको मिल नहीं हो सकते हैं, ऐसे सोशल मीडिया पे चल रहा था, शायद आपके नजर में भी आया हो। हैं, हो सकने का कोई जवाब और नहीं आपको है। पता लग रहा मैं है आपको मैं बता दूं, मुझे अगर जाना होता, दल छोड़ना होता, तो 2008 में मेरे पास बड़ा ऑफर था, जिसका इशारा आप कर रहे हैं बहुजन का प्रत्याशी होने का। इसी बहुजन के लिए 2008 में जब एटॉमिक एनर्जी पर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था केंद्र में, भाजपा के द्वारा लाया गया था, और इन भाजपा के द्वारा ये कहा गया था कि सुश्री बहन जी को कि इतने सांसद ले आओ, मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बना दूंगा। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार थी, ट्रकों पर भर के रुपया गया था और बाकायदा टीवी में आ रहा था कि आज सांसद का रेट 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़। तब जब चल रहा था तो मुझे उस समय 75 करोड़ का ऑफर था और परिवार से कैबिनेट मंत्री का ऑफर था। मैं तब नहीं गया। तो आज बहुजन समाज पार्टी के जब गिरानी के दिन है तो हम वहां चले जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, अपने दल को मजबूत करने के लिए समय समय पर, चाहे सत्ता पक्ष हो, वर्तमान हो, चाहे भूत हो, सभी लोग कोशिश करते हैं। मेरे पास तो उन्हीं का क्यों, किसी जमाने में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अमित शाह जी का सबसे विश्वस्त आदमी अहमदाबाद से चल करके अंबेडकर नगर तक आया था, बड़ा ऑफर था, केंद्र में मंत्री बनाने की ऑफर था। मैं जो जाना होता तो मैं तब चला गया होता।
तब भी बड़े पैकेज थे। मतलब पैकेज आता है नेताओं के तो लिए, ये अब तो बहुत बड़ी मैं बात इसके है। बारे में बहुत नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। हम्म। मैं जो मेरे पास जो मेरे सामने जो बात हुई थी वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हम्म। हम दुनिया की बात नहीं जानते हैं, लेकिन अपने दल को मजबूत करने के लिए हर नेता, हर राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर जागरूक आदमी कोशिश करता है। तो उसके कड़ी में ये सब चलता रहता है। ये पर्सनल बातें हैं, हम इस पे बहुत डिटेल नोटिस में नहीं नहीं लेते जाना हैं। चाहते हैं। हम नोटिस नहीं लेते हैं इसको बहुत ज्यादा। अच्छा, एक बात है कि अंबेडकर नगर से जुड़ा है आपका राजनीति, तो क्या अंबेडकर नगर को लेकर के इस वक्त अगर देखा जाए तो मायावती की भी यानी बहुजन समाज पार्टी की भी राजनीति जुड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये सवाल पहले भी किया था, उस सवाल से हम लोग भटक गए थे कि बहुजन समाज पार्टी के नेता जिस तरीके से सपा पर पूरी तरह से, जैसे एक तरीके से कहा जाए हाईजैक, सारी सीटों पर बहुजन समाज बसपा से आए हुए लोग वहां से प्रत्याशी हो गए और भविष्य में माना जा रहा है कि वही प्रत्याशी रहेंगे, तो इससे क्या नहीं, स्थिति मैं होगी? आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि भविष्य में वही लोग प्रत्याशी रहेंगे। इस पे ये भविष्य के गर्भ में है, कौन प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसको प्रत्याशी बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, ये वो मतलब भविष्य के गर्भ की बात है, कोई नहीं जानता। ये कोई नहीं दूसरी जानता बात, जहां तक बसपा से आए हुए लोग, मैंने कहा कि हर नेता, हर राष्ट्रीय अध्यक्ष समय समय पर अपने दल को मजबूत करने के लिए दूसरे दल के लोगों को, मजबूत लोगों को जोड़ने का कोशिश करता है, कामयाब होता है। वो कुछ कामयाब होता है, कुछ नहीं। मुझे जोड़ने के प्रयास नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं किया गया, बसपा के द्वारा नहीं किया गया। अब ये अलग बात है, मैं नहीं गया। मैं भी चाहता तो चला जाता, हो सकता तब तक बहुत कुछ हासिल भी कर लिया होता, लेकिन मुझे एक गरीब मजदूर किसान का लड़ाई जो पूरी जिंदगी लड़ा हूं, और उस लड़ाई को अब बाकी जिंदगी के बाकी समय को भी मैं उस लड़ाई को लड़ते हुए खत्म करना चाहता हूं। शायद यही कारण है कि मैं अब तक कहीं नहीं भटका, एक जगह टिके रहे, एक जगह टिके। एक ही झंडा। मायावती के शासनकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? मायावती जी का शासनकाल भी आपने- मायावती जी का शासनकाल में ठीक है, उनका जो है कानून व्यवस्था पर जो है आज के कानून व्यवस्था की तरह से माना जा रहा है कि इस हुकूमत में अधिकारियों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं रह गया, अधिकारी निरंकुश है। इस मामले में कम से कम मैं इस चीज को तो मानता हूं कि बहन जी के सरकार में अधिकारियों पर अंकुश रहता है। अंबेडकर नगर जिला बनाया है, मायावती के शासनकाल में बना। क्या मायावती के ऋणी हैं आप, क्योंकि आपकी राजनीति मायावती से देखिए, अंबेडकर नगर से जुड़ा है? ऋणी होना और ना होना, अंबेडकर नगर जिला उन्होंने देखिए बनाया। ये परिस्थिति के हिसाब से होता है, हर आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से निर्णय लेता है। मेरा सुविधा था कि मुझे अंबेडकर नगर आना रहता था, तो संत कबीर नगर से सरजू नदी पर देश की आज़ादी के 60 साल लगभग बीत गए थे, एक भी पुल नहीं था अयोध्या और बड़लगंज के बीच में। मुझे भी 150 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, मेरी आवश्यकता थी उस समय, और मैं सांसद था। मेरे नेताजी से के अच्छे रसूख थे, उन पर अच्छे मतलब असर था, नेताजी मेरी कहना मानते थे। और मैंने जहाँ एक पुल नहीं था वहाँ पर सरजू जैसी बड़ी नदी पर बिड़हर कमहरिया घाट पे भी पुल बनवाने का काम किया, बिड़हर घाट पे भी बनवाने का काम किया, और टांडा कलवारी पर भी 3-3 पुल बनवा दिया। 200-250 करोड़ के एक पुलों का लागत आया था, और 20 पुल इसके अलावा भी बन गया। हमारे वहाँ क्या आवश्यकता थी, हमारे समाज वहाँ के परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति थी, गन्ना किसान वहाँ पर, मिट्टी वहाँ की अच्छी थी, प्रोडक्शन अच्छा था, गन्ना मिल नहीं था। देश की आज़ादी के इतने साल बीत गए थे, तो मैंने जिस दिन एमपी बने तो 90 दिन के अंदर मैंने घोषणा हुआ था, और लड़ करके नेताजी से, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं लड़ के लेता रहता था। मैं नेताजी से लड़ गया, अगर नेताजी मुख्यमंत्री थे उनके सामने सोफे के नीचे जमीन पर बैठ गया मैं उनके सामने, नेताजी उठ करके झुक करके हमारा बाह पकड़ के ऊपर उठाया, कहें ये क्या कर रहे हो,
हमने कहा कि नहीं, आप जब आप घोषणा किए वो जनता में हमारा चिचलेदर हो जाएगा, आप गन्ना मिल दीजिए। तब जाकर के वहीं पर बैठे बैठे केंद्र में कुछ नेताजी के अपने प्रभाव थे, वहां पर बात किया और जहां से भी सुविधा हो सकती थी, जैसी व्यवस्था होती थी, गन्ना मिल भी गया। 95 दिन के अंदर गन्ना मिल का फाउंडेशन स्टोन बन गया, लग गया, और साल भर के अंदर गन्ना मिल चालू हो गई। तो जो आवश्यकता थी वो किया गया था। मायावती जी के बहन जी के हुकूमत में वो अंबेडकर नगर को कहा जाता था, यहाँ पर एक जमाने में, उस जमाने में कहा जाता था कि यहाँ पर लेखपाल से लेकर राजपाल तक बसपा। तो उस गढ़ को जहां जिनके बारे में वो घोषणा करती थी, भेद दिया था कि अकबरपुर हमारा दुर्ग है, उस जमाने में बहन जी ये भाषण क्या करती थी, नेताजी को चैलेंज करती थी कि हमारा दुर्ग है, जिसको तबाह हो आकर के लड़के देख ले। और नेताजी ने ऐसा तिकड़म जोड़ा कि उन्हीं के अपने ही चेले से लड़वा कर वहां से विजय हासिल करवा दिया, साइकिल दौड़वा दिया। तो वो परिस्थितियों का अलग अलग बात होती है, इसमें ऋणी न ऋणी होने का। राजनीति करने वाले लोग अगर निर्णय, राजनीतिक निर्णय के तहत, सामाजिक सरोकार रखने वाले निर्णय के तहत अगर काम नहीं करेंगे, क्या जनता का हल जोतेंगे क्या हम लोग? यही तो अब काम करना होता है। हम राजनीति में आकर के और कुछ काम न करें तो फिर हम जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप हमारे साथ में आज हमारे पॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं, तो एक सवाल आपसे हमारा ये उत्पन्न होता है कि आप की राजनीतिक उपलब्धि, राजनीतिक हैसियत उपलब्धि, जो इस तरीके से एक उफान, एक उच्चतम पायदान पर पहुंचने का जो श्रेय है, वो कौन सा वक्त था शंखलाल मांझी के साथ? मेरे हिसाब से मेरे राजनीतिक जीवन का 2 बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ अपना। एक राज्य सरकार में रहते हुए और समाज के सभी वर्ग के लिए पुल बनवा देना, गन्ना मिल लगा देना, ये अलग बात है, लेकिन एक ऐसा कानून बन जाए जिसका लाभ समाज के सभी वर्ग को मिले और जरूरतमंद को मिले। तो उसी कड़ी में आज जो 2003 में दुर्घटना किसान दुर्घटना बीमा योजना आज भी चालू है, आज भी उत्तर प्रदेश भर में। और उत्तर प्रदेश का कोई भी किसान, चाहे जिस अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, चाहे जिस जात क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, किसी वर्ग का हो, अगर किसान मजदूर की मृत्यु अगर दुर्घटना से आज हो रही है तो उसकी विधवा को आंसू पोंछने के लिए और उसके नाबालिग बच्चे के रोटी पर नमक सरकारी खजाने से 5 लाख रुपया देकर किया जा रहा है। ये उस जमाने में 1 लाख रुपया था, जिसको नेताजी ने किया था और अखिलेश जी ने 5 लाख किया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक उपलब्धि है प्रदेश स्तर के लिए, और दूसरा जिसका लाभ है पूरा प्रदेश उस जमाने से 2003 से लेकर के आज 2026 तक है और आगे रहेगा, क्योंकि ये कानून बन चुका है। दूसरी राजनीतिक उपलब्धि मेरा, जिस दिन मैं लोकसभा का मेंबर चुन के गया था 2004 दिसंबर में, तो पहला कृषि बजट जब पेश हुआ था तो उसमें हम भाग लिए थे और उस समय मैंने भाषण किया था। पहली लोकसभा में पहली मर्तबा जुबान खोला था और मेरा ये मांग मैंने किया था और मैंने कहा था कि जब से देश आज़ाद हुआ है और जब से होश संभाले हैं, ये सुनते सुनते कान पक गया है कि चाहे जो सरकार एनडीए की, कांग्रेस की सरकार, एनडीए की सरकार, यूपीए की सरकार, जनता दल की सरकार, जनता पार्टी सर, जो भी सरकार, सब ने कहा कि हम किसान हित हैं। लेकिन इस देश का पूंजीपति, उद्योगपति, थैलीशाह जब कर्ज लेता है उद्योग व्यापार बढ़ाने के लिए अपना, तो उसका ब्याज का दर होता है 7 से 8%। लेकिन इस देश का अन्नदाता किसान जब कर्ज लेता है डीजल के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, क्रेशर के लिए, थ्रेशर के लिए, पंपिंग सेट के लिए, ट्रैक्टर के लिए, तो यही सरकारी सुविधाएं जो बैंक है उससे ब्याज लिया जाता है 12 से 14%। ये दोहरी और दुगली नीति है और ये नीति मेरे लोकसभा अम्बेडकर नगर के
लोगों के, किसानों के साथ नहीं है। इस देश का लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, और यहाँ पर बैठे हुए सदन के जितने सांसद साथी हैं, मैं आज मांग कर रहा हूँ संपूर्ण देश के किसानों के बिहाफ पर कि या तो सरकार ये कहना बंद कर दे कि हम किसान हितैषी हैं आज से, अथवा किसानों को भी वही ब्याज रेट, ऋण रेट लगना चाहिए जो उद्योगपति पूंजीपति को। और 40 मिनट के बाद जब शरद पवार जी खड़े हुए, और जब मैंने कहा तो पूरे सदन ने मेज थपथपाकर जब मेरा समर्थन कर दिया। शरद जी कृषि मंत्री थे, मैंने कहा आपकी छवि किसान नेता की है, और जब देश कह रहा है तो अब इस चीज की घोषणा करिए अपने बजट उत्तर में। मतलब उस वक्त आपने वो घोषणा करने के लिए मजबूर कर दिया। जाहिर सी बात, जब देश ने पूरे देश, मतलब पूरा पक्ष विपक्ष सबने जब समर्थन कर दिया तो मान लिया गया पूरा देश कर रहा है, पूरा देश कह रहा है। और पूरा देश जब कह रहा है तो कृषि मंत्री क्यों नहीं करेंगे वो लम्हा आपके उसी लिए दिन ने घोषणा हुआ, जो उस समय 12 से 14% ब्याज किसानों का ऋण रेट था, वो घट के 7% हुआ। नेताजी उसमें 1% और घटा करके 6% किया था। आज वही केसीसी है, वही किसी ऋण का केसीसी है जिसका ब्याज आज 4% है। ये मेरे जीवन का अपना पूरे देश के लिए, किसानों के लिए किया गया और एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप देख सकते हैं कि हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आज जुड़े पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद शंखलाल माझी, जिन्होंने सदन से लेकर के बाहर की राजनीति को चर्चा की। इतना ही नहीं, विपक्ष को लेकर के भी चर्चा किया। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोगों की चर्चा की। इतना ही नहीं, जब बात आई विकास की तो अपने ही कार्यालय में, यानी जिस पार्टी के सदस्य थे उसी पार्टी के मुखिया से लड़े, मांगे। जब ये सवाल आया तो उन्होंने बताया भी कि बच्चे हैं, हम लोग दूध मांगते हैं तो रो रो कर मांगते हैं, तो हम अपने मुखिया से मांगे और हमको मिला, और हमने किसानों के लिए क्या किया है, लोगों के लिए क्या किया है मंत्री रहते हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया सदन में जब सांसद बनकर गए तो वहां पर जो उपलब्धि हासिल किया वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लगातार इस तरह के पॉडकास्ट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगले शख्स के साथ अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।